हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और अभी भी हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास क्या आ गया था, डिस्चार्ज ट्यूब आ गया था और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने वैसा ही एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया था जैसे आकाश के अंदर होता है, दैट मीन्स आसमान में होता है। ठीक है, तो जैसा एटमॉस्फेयर आसमान में था वैसा ही हम लोगों ने कहाँ पे रख दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख दिया था। मेनली हम लोगों ने क्या लिया था, कांच का एक ट्यूब ले लिया था। ठीक, और ये जो कांच का ट्यूब था ये एक्चुअल में क्या था, ऐसा था कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते थे, प्रेशर को मेंटेन कर सकते थे। तो हम लोगों ने प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या लगाया हुआ था, मेनली वैक्यूम पंप। ठीक है ना, वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया हुआ था। तो वैक्यूम पंप था यहाँ पे। ठीक, ये वैक्यूम पंप था। फिर हम लोगों ने दूसरा काम किया था कि दो प्लेटें ली थी, एक एनोड और एक कैथोड, और इन दोनों प्लेटों को क्या किया था, ला के बहुत हाई पावर की वोल्टेज से बैटरी से के मतलब बहुत हाई पावर की वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया था। मैंने यही किया था, हाँ या ना। ठीक है, ये क्या था, देखिए मैंने आपको सिखाया कि टर्मिनल में अगर इस तरीके का साइन हो कि जिधर छोटा वाला साइन है इसका मतलब कौन सी प्लेट है, मतलब निगेटिव वाली, और जिधर बड़ा वाला है उधर पॉजिटिव। अब ये जो प्लेट है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथोड प्लेट। कौन सी प्लेट, कैथोड प्लेट। ये है कैथोड प्लेट। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये वाली प्लेट जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है वो क्या है, एनोड प्लेट। ठीक है, पहले ये पॉजिटिव वाली है, निगेटिव वाली है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रेशर था, मतलब यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना दिया था, 10,000 वोल्टेज दिया था, है ना। क्यों दिया था, इसका कारण मैंने पहले ही बताया था। इसका कारण ये था कि जो आकाशीय बिजली होती है वो बहुत हाई वोल्टेज की होती है ना। अच्छा, प्रेशर अंदर का कम कर दिया, यानी प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है। और इस लो प्रेशर के अंदर क्या किया था मैंने, गैसेस डाली थी। क्या डाली थी, गैसेस। इन गैसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग, इनर्ट गैस। क्या नाम देते हैं, इनर्ट गैस। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस कौन सी डाली थी, मेनली हम लोगों ने एक प्रेडिक्ट किया था कि हीलियम इनर्ट गैस में आती है, तो हीलियम इनर्ट गैस डाल दी थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आखिर मैंने ये सब किया, है ना। ये प्लेट लिया, इतना हाई वोल्टेज क्यों रखा, प्रेशर क्यों लो रखा, इनर्ट गैस क्यों डाला, ये सब कारण मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। ठीक है, अब एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप पहली बार एक क्लास देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहे। तो मेनली हुआ क्या था कि जैसे कि आप आकाशीय बिजली को देखते हैं, है ना, जो आप बिजली देखते हो पैदा होती है, उत्पन्न होती है ना। तो कहाँ पे उत्पन्न होती है, आसमान में, है ना। तो आसमान कहाँ है, धरती से बहुत ऊपर है, धरती से बहुत ऊपर है ना। धरती से जितना ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। तो जहाँ से बिजली गिरती है, जहाँ से बिजली बनती है, बिजली कड़कती है जहाँ पे, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है, लो प्रेशर होता है। इसलिए जो हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था उसके अंदर प्रेशर क्या किया था, लो रखा था, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों को क्या करना था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराना था। और जैसा कि यहाँ पे आकाश के अंदर जो बिजली पैदा होती है उसके अंदर वोल्टेज बहुत तगड़ा होता है। जब वो गिरता है कहीं पे तो एकदम गड्ढा बना देता है, यानी बहुत भयंकर पावर वाली वोल्टेज की बिजली गिरती है। तो इसलिए हमको वोल्टेज क्या करना पड़ा, इसके अंदर 10,000 वोल्टेज लगाना पड़ा, मतलब हाई वोल्टेज लगाना पड़ा। ये क्या है, बहुत हाई वोल्टेज है। मैंने कल भी बताया था हमारे घरों के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम 220 से 240 या 250 वोल्ट की करंट फ्लो हो रही होती है ना। ये क्या है, 10,000 वोल्टेज है। इसमें अगर आदमी ने टच भी किया तो क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, है ना। अब मेनली अब कारण ये देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पे हीलियम गैस क्यों डाला गया। तो मेनली जैसा कि आप जानते हैं कि आसमान है, तो आसमान ऐसा तो नहीं खाली है ना। मेनली हवा के अंदर क्या है, हवा आसमान से लेके पृथ्वी तक क्या है, हवा है ना, यस और नो, हवा है। और हवा क्या होती है, हवा एक प्रकार की इंसुलेटर होती है। हवा क्या है, इंसुलेटर। कैसे पता चला था, तो मैंने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे वायर है, वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है और नीचे हम खड़े हैं तो क्या हमको करंट लग जाता है, नहीं। अगर हवा, देखिए हवा तो पास हो रही है ना, हवा बह रही होगी तो इस तार से टच करके हमारे पास आ रही होगी, तो क्या हवा अपने साथ करंट लेके आती है, नहीं। इसलिए हम लोगों ने बोल दिया था कि हवा क्या है, एक प्रकार की इंसुलेटर है, दैट मीन्स वो नॉन रिएक्टिव है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला था, इनर्ट गैस डाला था। आई होप समझ में आ गया होगा कि टोटल एटमॉस्फेयर हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया। इनर्ट गैस क्यों डाला, क्योंकि हवा एक इनर्ट गैस है। ठीक है, क्लियर है। तो मेनली जब हाई वोल्टेज से बिजली देखते हैं आप, आसमानी बिजली कड़कती है तो धरती पे आती नहीं आती है, तो इसी हवा के रास्ते तो आती है। और हवा इंसुलेटर है, नहीं पास करती है, लेकिन हाई वोल्टेज के कारण वो पास कर जाती है ना। तो वैसे सेम स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी। हाई वोल्टेज की पावर, मतलब हाई वोल्टेज की जो करंट होगी जब यहाँ पे पैदा होगी, तो चूंकि ये बीच में क्या इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगी, पास। क्योंकि सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे है वैसा यहाँ पे रखना पड़ेगा, समझ में आया।
हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि वो जो बिजली आकाश में कड़क रही है, बिजली आकाश में जो तड़क भड़क रही है और जो धरती पे आ रही है, उसको कहाँ बनाना? लेबोरेटरी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चैलेंजिंग था साइंटिस्टों के लिए, एक चैलेंज था। बिकॉज क्या माना जा रहा था उस समय कि वो जो बिजली तड़क या भड़क रही है उसका कारण है ईसा मसीह का गुस्सा। यानी ईसा मसीह जो भगवान है ना, वो क्या है? गुस्सा हो जाते हैं तो कड़कती है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक नेचुरल फेनोमिना है। समझ में आ रहा है? ये एक फिजिकल फेनोमिना है और इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। इसीलिए उनके लिए चैलेंजिंग स्पॉट था। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लग जाते हैं और काम करने लगते हैं। मेरे लिए डिस्चार्ज ट्यूब किसने बनाया था? मैंने कल ही बता दिया था, विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, विलियम क्रुक्स ने। और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे हैं? जे थॉमसन। ठीक है। अब हुआ क्या था? तो इतना हुआ था कि भैया जब यहाँ से वोल्टेज मतलब फ्लो होता है तो ये देखा गया कि इस कैथोड प्लेट से कुछ रेज किधर की ओर जा रही हैं? कुछ प्लेट कहाँ की ओर जा रही हैं? एनोड की ओर, है ना। और इन रेज को क्या नाम दिया गया? इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रे। क्या बोला गया? कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे। और आगे डाल दिया गया पार्टिकल। ठीक है ना, ये भी है, ये कैथोड रे है या कैथोड रे पार्टिकल बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं, समझते हैं कि आखिर पता कैसे चला कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हो या जो रेज है वो किधर की ओर गई हैं? किधर की ओर गई हैं? एनोड की ओर। आखिर पता कैसे चला कि हाँ रेज निकली और ये रेज किधर की ओर गई हैं? एनोड की ओर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इस बात को समझेंगे। ठीक है, समझा जाए। अब देखिए, यहीं से आपको एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन निकालना और चीज़ों को पकड़ना है। आखिर इसको कैथोड रे पार्टिकल क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल के एनोड की ओर जा रही थी। सबसे पहले ये समझना है कि आखिर कैसे पता चला। तो इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहला तरीका यह आजमाया गया कि ये जो एनोड प्लेट थी, इस एनोड प्लेट को छेद कर दिया गया। एनोड प्लेट को क्या कर दिया गया? छेद। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट कंडीशन में ये ध्यान दीजिएगा, क्या किया गया कि इस एनोड प्लेट को छेद कर दिया गया। छेद करने का मतलब जैसे यहाँ पे बीच बीच में अब गैप आ जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। क्या बोलते हैं? परफोलेटेड प्लेट। याद रखेंगे, परफोलेटेड प्लेट। परफोलेटेड प्लेट का मतलब ध्यान से समझिएगा, मतलब होता है छिद्र युक्त प्लेट। छिद्र युक्त प्लेट, छिद्र युक्त प्लेट, छिद्र युक्त प्लेट। क्लियर है? कैसा है? छिद्र युक्त, मतलब छेद है इसमें। अब क्या होगा कि ये जो रेज जा रही हैं ये इन छेदों से बाहर निकल के चली जाएंगी आगे, है ना। अब मुझे पता करना है कि कैसे, मतलब वो रेज दिखाई कैसे देंगी। तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई कि भाई पहले तो ये कर दिया गया कि प्लेट को छेद कर दिया गया। अब दूसरी व्यवस्था ये की गई कि प्लेट के जस्ट पीछे वाली जो लाइनिंग, मतलब जो स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेनली ऐसे मेरी एनोड प्लेट लगी है और इसके जस्ट बगल में क्या है? ऐसे एनोड के बगल में क्या है? स्क्रीन है। जस्ट पीछे स्क्रीन है ना। इस स्क्रीन के अंदर देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छेद कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ। ये ऐसे है, यहाँ पे है ऐसे, ठीक, ले लिया। और ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है आगे की ओर, वो आप समझ लेंगे। ये मेनली क्या है? मेरा एनोड प्लेट है। एनोड प्लेट मेनली समझिएगा हुआ क्या। हम लोगों ने ये जानना चाहा कि ये जो रेज आ रही है सच में क्या इधर की ओर आ रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहला छेद कर दिया। दूसरा काम क्या किया कि इस स्क्रीन के जस्ट पीछे, स्क्रीन के जस्ट पीछे फ्लोरोसेंस मटेरियल का यूज किया। क्या किया? फ्लोरोसेंस मटेरियल। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या? फ्लोरोसेंस मटेरियल, ऐसे फ्लोरोसेंस मटेरियल। फ्लोरोसेंस मटेरियल मतलब ध्यान देंगे ZnS, जिंक सल्फाइड, क्या माना जाता है? इट इज़ अ फ्लोरोसेंस मटेरियल। ठीक है। और ये जो स्क्रीन है, एक्चुअल में यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। मेनली ये मेरी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में ऐसे जो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मटेरियल बनाया। उस मटेरियल का क्या नाम है? इस मटेरियल का नाम है ZnS। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस मटेरियल। ठीक है। और ये जो स्क्रीन है एक्चुअल में क्या बन गई? फ्लोरोसेंस स्क्रीन। क्या बन गई? फ्लोरोसेंस स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन क्या होती है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। फ्लोरोसेंस स्क्रीन करती क्या है? यहाँ पे क्या है? परफोलेटेड प्लेट है आपका, यहाँ से रेज निकल रही हैं, यहाँ से रेज निकल रही हैं, है ना, यहाँ से रेज निकल रही हैं। अब ये रेज कहाँ जाएंगी? इस परफोरेटेड स्क्रीन, सॉरी फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे। तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन की प्रॉपर्टी समझिएगा। मेनली कैसी होती है फ्लोरोसेंस स्क्रीन की प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी पहले समझिए।
आपको दो तरीके की स्क्रीन नजर आएंगे या दो तरीके के मटेरियल, एक तो फ्लोरोसेंस, एक तो फॉस्फोरेसेंस, ठीक है ना। फॉस्फोरेसेंस मतलब क्या है, इसको समझिए। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस मतलब क्या है, इसका ध्यान समझिएगा। फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब ये एक ऐसा स्क्रीन है जिसके पास जब लाइट आती है, लाइट की रेज आती हैं, तो ये क्या करता है मेनली, ये उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब लेता नहीं है। रेज आएंगी इनके पास तो ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब इनके ऊपर पड़ेंगी रेज तो ये उनको पूरा का पूरा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, पहली बात। और रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, अपने आप को चमकाते हुए। दैट मीन्स जब उनके ऊपर लाइट आएंगी तो ये उन पूरे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जितने देर तक आएंगे उतने देर तक क्या होगा, ये चमक रहा होगा। समझ में आ रहा है। आप लोग इसका एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे कभी कभी कि जब आप रात में जाते हैं, रात में सफ़र करते हैं, तो बहुत सारे आपको बोर्ड नज़र आते हैं जो सड़क के किनारे लगे रहते हैं, जो मेनली रास्ता दिखाने के लिए या रास्ते को इंडिकेट करने के लिए बने होते हैं। उन बोर्ड के ऊपर कैसी स्क्रीन लगी होती है, फ्लोरोसेंस स्क्रीन। जैसे ही आपकी लाइट पड़ती है त्यों ही वो चमकने लगते हैं और आपको लगता है कि पहले से ये जल रहे थे। समझ में आ रहा है, आपको ये फील होता है कि पहले से ये जल रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ही आपकी लाइट पड़ती है तब तक ही वो क्या होते हैं, एकदम खूब अच्छे से जल रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि उनके मतलब अंदर क्या लगा है, बल्ब लगा, लाइट लगी है। समझ में आ रहा है। तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, रखेंगे कुछ नहीं। अब भाई टोटल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको दिखाई दे रहा है, इतना चमक के आ रहा है। दिखाई कैसे देता है, रिफ्लेक्शन के कारण। समझ में आ रहा है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो चमक नहीं आती। हर पदार्थ से हमको रिफ्लेक्शन, मतलब मैं किसी पदार्थ को देख रहा हूँ, मैं अपने हाथ को देख पा रहा हूँ, तो लाइट जा रही है इसके पास और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे आ रही है। समझ में आ रहा है। तो वैसे वो स्क्रीन है, रात में एकदम क्या होती है, चमकने लगती है, उसको फ्लोरोसेंस स्क्रीन बोलेंगे। हाँ आप क्या बोल रहे थे। गाड़ी के पीछे जो इनके कहने का मतलब जो रेड कलर का लगा रहता है, इसको टेप टाइप में, अच्छा प्लेट वगैरह जो होता है, प्लेट भी तो होता है, हाँ ठीक है। प्लेट जो लगा रहता है जिसपे नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट के ऊपर भी बहुत सारे वो होता है कि जैसे जो ही लाइट पड़ेगी तो ही वो चमकने लगता है। समझ में आ रहा है। वैसे तो दुनिया की हर एक चीज़ जब लाइट पड़ेगी चमकेगी ही, सीधी बात है, लाइट आएगा तो दिखाई देगा, लेकिन मेनली इसका क्या है, तरीका अलग है, ये चमकता बहुत तगड़ा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पहले से क्या है, लाइट है। समझ में आ रहा है। तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन का मतलब समझे, फ्लोरोसेंस स्क्रीन का मतलब कि ये स्क्रीन लाइट को पूरा जा सकते हैं आप लोग, कर देती है और साथ ही साथ चमकती भी है। ठीक है, ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन का काम है। अब ऐसे ही मान के चलिए कि अगर हम बात करें फॉस्फोरेसेंस की स्क्रीन की, फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन की बात करें, ठीक है ना, तो फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन जो होती है मेनली वो कैसी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि उसके पास जब लाइट आता है तो वो ऑब्जर्व करती है, अपने अंदर सोखेगी, दैट मीन्स अवशोषित कर लेगी। समझ में आ रहा है। जैसे सोलर पैनल आप देखे हैं, सोलर पैनल क्या करता है, सोलर पैनल तो मतलब एनर्जी बना रहा होता है, मेनली ये समझिएगा, सोलर पैनल तो एनर्जी बना रहा होता है, उसके नीचे बैटरी लगी होती है। सोलर पैनल क्या कर रहा होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नॉट केमिकल एनर्जी। ऐसे केमिकल एनर्जी भी बोल सकता हूँ क्योंकि बैटरी वगैरह होती हैं, तो बैटरी अगर लोगे तो केमिकल एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है ना। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस कराएगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आता है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है फॉस्फोरेसेंस के अंदर, ठीक है ना। फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन जो होती है मेनली कैसी होती है, उसका जो गुण ये होता है कि भैया जो टोटल आप लाइट दोगे उसको क्या कर लेगा, एमिटेट कर लेगा, मतलब अपने आप में अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, नॉट एमिटेट, अवशोषित कर लेगा। जब अवशोषित कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके बाद जब उसके पास प्रकाश आना बंद हो जाएगा तो अपने आप क्या करने लगेगा, चमकने लगेगा। समझ पा रहे हैं। मतलब क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जब नहीं मिल रहा है तो फिर उसी को क्या कर रहा है, एमिटेट कर रहा है, मतलब वही फिर निकलने लगेगा प्रकाश। इसका आप एग्जांपल देखेंगे रेडियम लाइट जो होती है,
मेनली जो सड़क पे ही आपको नजर आएंगी, जो इंडिकेट कर रही होती है कि जस्ट बगल में डिवाइडर है या आगे ब्रेकर है। समझ पा रहे हैं? तो रात के समय में, मेनली दिन के समय में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आप जाएंगे सड़क पे, नेशनल हाईवे वगैरह पे देखेंगे तो छोटी छोटी लाइट दिन में नजर आएंगी, रात में वही लाइटें चमक रही होंगी। समझ पा रहे हैं? रात में वो लाइट क्या होती है? चमक रही होती है, तो रेड कलर की चमकती हैं। समझ पा रहे हैं? पूरा सड़क पूरा का पूरा चमक रहा होता है, तो वो इंडिकेट कर रही थी कि देखो जस्ट बगल में क्या है? डिवाइडर है। समझ में आ रहा है? मतलब उस लाइन के जस्ट इधर मत जाइएगा क्योंकि इधर क्या है? डिवाइडर है। वो ये दिखा रही होती है। वो कैसे काम कर रही है? क्या उसके अंदर कोई तार वार जोड़ा गया है? बिल्कुल नहीं। वो दिन भर चमकती ही नहीं है, दिन भर दिखाई देती हैं, पता ही नहीं चलता है हमको। समझ में आ रहा है? उसी के ऊपर आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। रात में उनका काम होता है। दिन भर वो क्या करती हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, और रात में क्या करती हैं? वो एमिटेट करती है, दैट मीन्स लाइट दे रही होती है, चमक रही होती है। तो उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोसेंस स्क्रीन। ठीक है ना? आए बात समझ में? फॉस्फोरेसेंस, या जैसे समझ में आ रहा है फॉस्फोरेसेंस बोल दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो पहली स्क्रीन तो ये हो गई। दूसरी स्क्रीन आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके दूसरी स्क्रीन का नाम क्या है? फॉस्फोरोसेंस स्क्रीन। ठीक है? इनका क्या काम है आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम लोगों ने कौन सी स्क्रीन लगाई थी? हम लोगों ने फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाई थी। और फ्लोरोसेंस स्क्रीन में क्या ये चमक गई? अभी कब चमकेगी भैया? जब इसकी ओर लाइट आएगी। अच्छा ये बताओ, अगर लाइट इधर से नहीं आ रही होती, कैथोड से नहीं आ रही होती, तो ये चमकता? कभी नहीं चमकता। इसको लाइट मिलेगा तभी चमकेंगी, सीधी बात है। अगर लाइट एनोड से जा रही होती तो ये नहीं चमकती। आपने एनोड के पीछे लगाया हुआ है तो लाइट इसके ऊपर तो नहीं आती, कैथोड से आ रही है तभी तो ये चमक रहा है। तो यहाँ से पहली चीज़ तो ये प्रूव हो गई कि एक्चुअल में लाइट किधर से आ रही है? कैथोड से आ रही है। यहाँ से ये प्रूव होता है। समझ में आया ना? ये क्या होने लगता है? ग्लो करने लगता है। क्लियर है? आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चमक रहा होगा एक सिरा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि एक्चुअल में ये जो कैथोड मतलब प्लेट है, इधर से एक रे आ रही है, किरण आ रही है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग कैथोड प्लेट से जब निकली तो इसलिए हम लोगों ने क्या नाम दिया उसको? कैथोड रेज बोला। क्या बोला? कैथोड रेज बोला। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हुआ, इसको पार्टिकल बोलेंगे, मतलब इनका नेचर कैसा? मेनली इनका नेचर कैसा है? पार्टिकल है कि प्योरली रेज है? पार्टिकल है कि प्योरली रेज है? पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हुआ पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। ठीक है ना? इस पूरे एक्टिविटी के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि रेज कहाँ से आ रही हैं? रेज कैथोड प्लेट से आ रही हैं। यस और नो? प्लेट से आ रही हैं। इसलिए क्या नाम देंगे? इसलिए इन रेज को कैथोड रेज कहा गया। ठीक है? कैथोड रेज कहा गया। क्लियर है? यस और नो? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था। फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाई गई, यहाँ से ये बातें पता चल गई। ठीक? पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की ओर भागे। सेटअप क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इनका नेचर कैसा है। ये पार्टिकल है कि टोटल रेज है? समझ में आ रहा है? क्योंकि उस जमाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो लाइट है ना, लाइट की जो प्रॉपर्टी मानी जाती है वो दोनों मानी जाती है। लाइट इज अ डुअल नेचर। वो लाइट की तरह पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। मैं रेज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वेव भी हो सकती है वो। समझ में आ रहा है? तो रेज दो तरीके का बिहेवियर शो करती हुई नजर आ सकती है, एक तो पार्टिकल, दूसरी रेज। अभी हमको ये चेक करना था कि ये जो रेज आ रही है वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही है। क्या ये प्योरली रे है या ये पार्टिकल भी है? ठीक है? अब आप कैसे समझेंगे देखा जाए। अब मेनली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया कि कहाँ से आ रही हैं। सर कितनी बार बताएंगे? जितनी बार हो सकता है उतनी बार बताएंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो गया कि कैथोड रे जो है, मतलब वो जो रे है वो कैथोड प्लेट से आ रही है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि रेज पार्टिकल है कि रेज पार्टिकल है या वेव। ठीक है? अब देखते हैं पार्टिकल है कि वेव।
कैथोड रे पार्टिकल है कि वेव। क्लियर है। अब इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, तो मेनली अगर सपोज कर लो कि हम बात करें पंखे की, मान लेते हैं कि एक पंखा है, एक पंखे के ऊपर मैं अगर ऐसे लाइट टॉर्च जलाऊं तो पंखा चलने लगेगा, चलेगा क्या? उस लाइट के पड़ने से पंखा चलने लगेगा? छोटा पंखा ले लो, एकदम छोटा मोटर वाला पंखा आता है ना, उसके ऊपर टॉर्च जलाओ ऐसे, चल देगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो वेव का ये नेचर होता है कि पंखा नहीं चला सकता। लेकिन अगर सपोज कर लो वहीं पे पार्टिकल हो, पार्टिकल वाला समझ पा रहे हो, पंखा है उसके ऊपर हम ना छोटे छोटे कण ऐसे फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब छोटे छोटे कण फेंकेंगे तो क्या वो पंखे के ऊपर टकराएंगे और टकरा के उसको चला देंगे कि नहीं चला देंगे? तो अगर पार्टिकल हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? और अगर वेव होगा तो नहीं चलेगा। ध्यान से समझना, कहानी क्या है, बहुत आसान है। अगर ऑब्जर्वेशन देखोगे तो बहुत तगड़ी नहीं है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, बच्चों वाले ऑब्जर्वेशन है। और हमको नहीं लगता कि आप क्लास 9th में तो आपको फील नहीं आ रहा होगा सर यहाँ पे कुछ नया हो रहा है, बहुत अजूबा काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, कुछ कर रहे हैं नया, वो भी हम ही लोगों की तरह सोच रहे हैं ना। अब आपको जैसे पंखा चलाना है, जैसे वो वाला पंखा स्टैंड वाला पंखा है, समझ में आ रहा है? अब स्टैंड वाले पंखे को अगर आपको चलाना है तो उसके ऊपर लाइट जला देंगे, नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप सपोज के कोई लकड़ी हो, कोई डंडा ऐसे फेंक दीजिए, मार दीजिए, चलने लगता है, थोड़ा बहुत घूमता है ना। हम ये नहीं कर रहे कि अब एकदम हनन हनन करके पूरा घूमने लगेगा, समझ आ रहा है? अरे मतलब घूमेगा ना, मूव तो करा किया ना। तो वही दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने, उन्होंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, बीच में पंखा रख देता हूँ, छोटा सा क्या रख देता हूँ? पंखा। पंखा रख दूंगा तो फायदा जानते हो क्या होगा? क्या होगा फायदा? कि टकराएगी ये किरण तो उसको मूव कर, अगर मान लो पार्टिकल होगी तो मूव कराएगी, नहीं मूव किया तो इसका मतलब पार्टिकल नहीं है, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन लोगों ने क्या किया, बीचों में पंखा डाल दिया जाए पंखा। सेकंड आप यहाँ पे सेकंड फिगर ये रहेगा, देखिए फर्स्ट के लिए आप लोग फ्लोरोसेंस स्क्रीन वाला फिगर बनाएंगे, सेकंड के लिए दूसरा फिगर लेंगे, यहाँ पे आप पंखा बनाएंगे। पंखो बन जाएगा हमसे, दिक्कत तो है। ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम पंखा बना दे रहे हैं, ठीक है? पंखा ही है, ठीक है? ये पंखा है, खतरनाक पंखा है, स्टैंडर्ड पंखा है, समझिएगा जैसे ब्रांडेड पंखा है। रख दिया पंखे को, तो देखा ये गया कि जब ये रेज जा रही हैं ये पंखा मूव कर रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखा कि पंखा रख दिया गया, पैडल, मतलब इसको नॉर्मली बोला जाएगा तो पैडल बोला जाएगा, तो पैडल है, ये पैडल क्या करने लगेगा? मूव करने लगा। मूव करने लगा सीधा मतलब है कि भैया क्या है? पार्टिकल है। आंख बंद करके बोल दिया लोगों ने, कुछ बोलना ही नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? पार्टिकल है, बात खत्म। समझ में आ गया? तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको? सेकेंड में हम चेक क्या कर रहे थे, पार्टिकल है या वेव, है ना? तो सेकेंड एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि कैथोड रेज पार्टिकल है। कैथोड रेज क्या है? पार्टिकल है, ठीक है? कैथोड रे पार्टिकल है, क्योंकि जब बीच में या जब डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में पंखा रख दिया गया, या पैडल डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है? पैडल रखा गया तो उस पर कैथोड रेज के पड़ने से पैडल मूव कर गया, है ना? मूव कर गया, जो ये बताता है कि कैथोड रेज पार्टिकल नेचर रखती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा? कैथोड रेज पार्टिकल कहा गया। क्लियर है? कैथोड रेज पार्टिकल कहा गया। समझ में आया? जो ऑब्जर्वेशन थी मैंने लिख दी यहाँ पे, क्लियर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन यही थी। अब थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। पहली बात तो ये चुकी है कि कैथोड रे कैसा नेचर रखनी है? पार्टिकल नेचर की है, यानी एक कण है, ठीक है? दूसरी बात ये पता चल गई कि ये कैथोड से आ रही है,
मतलब पहली तो कैथोड से आ रही है, दूसरी ये पता चली पार्टिकल है। अब तीसरी बात पता करते हैं, अगर ये पार्टिकल है तो क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है? समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल नेचर की है, तो क्या इनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, मतलब चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, ये चेक करना। चार्ज मतलब प्लस या माइनस वाली तो नहीं है, अब ये चेक करना है हमको। समझ में आया? ठीक, चलिए। बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बोला हाँ, अच्छी बात है। कहानी है एक, मज़ा आ रहा होगा। ठीक, चलो सेकंड ऑब्जर्वेशन हटाएं। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में ये फिगर ये बना लीजिएगा, पंखा वाला, अच्छा वाला पंखा बनाइएगा। आगे देखेंगे तो मेनली क्या होता है ये समझिएगा। अब अगले ऑब्जर्वेशन में हमको ये पता करना था, क्या पता करना था कि पार्टिकल कहीं चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, मेनली समझो ये कैसे हम करेंगे, कैसे पता चलेगा चार्ज पार्टिकल है, कैसे पता चलेगा चार्ज पार्टिकल नहीं है। जैसे समझ कर लो, करंट फ्लो हो रहा है, करंट में जैसे समझ लेना यहाँ पे ऐसे मैं समझा रहा हूँ, मेनली समझना। इतना तो तुम लोग को पता होगा चार्ज के बारे में कि चार्ज में एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो सपोज कर लो एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा पार्टिकल जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, यानी ये इसकी ओर भागेगा। अच्छा, सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, जीरो, तो क्या इसकी ओर भागेगा, नहीं भागेगा। अच्छा, सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, है ना। ऐसे ही सपोज कर लो एक न्यूट्रल पार्ट है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, ये भी दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नहीं सर। ये इतना बेसिक चीज़ है, इतना जानते हो। अगर मान लो मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर ये रेज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जस्ट बगल में क्या लगाऊंगा, इस साइड में लगाऊंगा निगेटिव प्लेट, समझ में आ रहा है, मतलब इधर रखूंगा मैं निगेटिव चार्ज और ऊपर रख दूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज। अगर ये न्यूट्रल होगा तो ना ये इसकी ओर भागेगा ना ही इसकी ओर, समझ में आ रहा है। मान लो अभी जस्ट बताया ना कि अगर न्यूट्रल होगा तो पॉजिटिव की ओर भागेगा, नहीं भागेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर न्यूट्रल दोनों होगा, मतलब इधर भी प्लेट न्यूट्रल है, इधर भी प्लेट न्यूट्रल है, जैसे मान लो अगर सपोज कर लो कि मैं अभी नहीं लगाया था, तो ये वाली जो प्लेट है, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब की ये जो लेयर है, क्या ये न्यूट्रल है कि नहीं है, क्या इसको खींच रही है, नहीं, ये सीधा चल रहा है ना। तो पहली बात तो ये यहाँ पे प्लस और माइनस तो बाद में लगाओगे ना, उसके पहले न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है। अच्छा, न्यूट्रल है, अगर मान लीजिए इधर माइनस चार्ज है तो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, समझ में आ रहा है। यार न्यूट्रल है ना, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, किसी की ओर भागेगा नहीं, ना ही प्लस की ओर ना ही माइनस की ओर। अगर प्लस होगा तो किसकी ओर भागेगा, माइनस की ओर, और माइनस होगा तो किसकी ओर भागेगा, प्लस की ओर। समझ में आया ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, इतना समझिएगा। तो मैंने क्या लगाया, दो प्लेटें लगाई। सबसे पहली प्लेट इधर क्या लगाई, माइनस, इधर क्या लगा दी, प्लस, दो प्लेट लगा दी। अब यहाँ से थर्ड फिगर यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है, दो प्लेट लगा दीजिएगा। तो ये देखा गया कि अब जो पहले सीधा भाग रही थी, कैसे भाग रही थी, सीधा, ये क्या हो गई, किसकी ओर भाग गई हैं, ये भागी हैं पॉजिटिव की ओर। किसकी ओर विक्षेपित हो गई, पॉजिटिव की ओर। ये सब कहाँ से पता चल रहा है, बगल में फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाए हो ना, वो सब बता दे रही है हमको, चमक जा रही है चीज़ें, अब नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी, अभी किधर की ओर भाग गई है, इधर की ओर। समझ आ रहा है, यानी अब ये कैथोड रेज जो है वो किधर की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं, पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि ये कैसा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। समझ में आया, कैसा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के सरफेस के एक साइड पॉजिटिव प्लेट एंड एक साइड निगेटिव प्लेट लगाया तो कैथोड रेज
किधर की ओर भाग गए, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई, जो ये बताता है कि कैथोड रेज कैसी बॉडी है भाई, कौन पॉजिटिव की ओर कौन भागेगा, निगेटिव ही भागेगा ना। तो कैथोड रेज पार्टिकल जो है वो कैसे हैं, पार्टिकल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये सर नो। यानी अब ये कैथोड रेज ट्यूब जो है हमारे सामने, मतलब कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड रेज पार्टिकल जो है उनकी कई सारी बातें पता चल गई। पहली बात तो मतलब ऐसे भूल जाओ, अभी कैथोड रेज भूलो, पहले वो रेज जो निकल रही थी उनके बारे में पता चला कि कैथोड रेज है। दूसरी बात ये पता चल गई कि वो पार्टिकल है। तीसरी बात ये पता चल गई कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनके ऊपर चार्ज है, अगर चार्ज नहीं होता तो डिफ्लेक्ट नहीं होती, और वो निगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आया, हाँ या ना। तो इस रेज के बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये बात समझ में आ गई थर्ड ऑब्जर्वेशन से। थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन अभी तक हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन किए, तीनों को मैं एक बार समराइज करके कुछ कंक्लूजन निकाल लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पहले तीनों ऑब्जर्वेशन में एक साथ लिख देता हूँ। तो रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, यहाँ पे अगर बात करोगे तो यही प्रॉपर्टीज बन जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ऐसे तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक मैं कितने निकाल के लेके आया हूँ, 3, ठीक है ना, कैथोड रेज, ठीक है। तो क्या है, ये एक कैसी है, ये कैथोड प्लेट से निकलने वाली रेज है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या पता चली कि कैथोड रेज पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, और तीसरी बात, कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। आई बात समझ में। इनको नाम तो कैथोड रे दिया गया, क्यों दिया गया आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाद में इन्हीं पार्टिकल को या इन्हीं कैथोड रेज पार्टिकल को लास्ट में जाके क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। समझ में आ रहा है, क्या है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। तो इन्हीं क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को या इन्हीं कैथोड रेज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया, यानी कैथोड रेज पार्टिकल बाद में एक ग्रीक वर्ड से निकाले गए इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से नाम पे आ गए, इलेक्ट्रॉन। बाद में इन्हीं को निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। किसने दिया था, स्टोनी ने। किसने दिया था, स्टोनी ने। याद रखेंगे, स्टोनी ने किया था ये, ठीक है ना। ये स्टोनी के द्वारा, जे थॉमसन ने सिर्फ और सिर्फ इन कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। समझ में आ रहा है। लेकिन नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन, स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ठीक है। उल्टा लिख दिया हूँ, बट आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन है और टोटल यहाँ से आया है, ठीक है। मेनली ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन नाम भी उनको सूझा कहाँ से, ठीक है। तो पहले के ज़माने में एक रॉड पाई जाती थी, मतलब एक मटेरियल पाया जाता था, जो आज के समय में बाल्टर सी, जो आप जानते हैं बाल्टर सी है। बाल्टर सी के जो मतलब ज्वार भाटा होते हैं मेनली, उनकी लहरों में पाए जाते हैं। तो उनकी लहरों में एक पदार्थ निकलता है जो जेली टाइप में होता है, जिसका नाम है एम्बर,
ठीक है। उस एम्बर को बोला जाता था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया जाता था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, उसमें सी नहीं था, के था। तो इलेक्ट्रॉन एम्बर से निकल के आया था। कहाँ से निकल के आया था? एम्बर से। और इस एम्बर की भी प्रॉपर्टी यही थी कि ये भी क्या करता था, छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका लेता था। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी की ओर चिपक जा रहा है, तो वैसे ही एम्बर की जैसी प्रॉपर्टी थी, और बाद में डिस्कवरी ज़्यादा आगे आ चुकी थी, तो आपको धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। तो मेनली इस एम्बर के नाम पे इलेक्ट्रॉन पड़ा, और एम्बर भी क्या था अपने आप में। आगे के ज़माने में ये माना गया कि एम्बर इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी निगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, ठीक है। तो इसीलिए एम्बर के नाम पे इलेक्ट्रॉन पड़ा, बाद में इसी पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना? ये नाम किसने दिया? स्टोनी साहब ने। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कैथोड रेस की 3 प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिख दी, और यहाँ से डिफाइन कर दिया कि कैथोड रेस पार्टिकल क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आई होप आपको तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए होंगे, तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चूंकि आज लेक्चर को यहीं पे रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप टोटल को सैमराइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एमर्स।